नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। 9 बजे 9 रिपोर्टर लेकर आए हैं हम, और सबसे पहले आपको बताते हैं वो कौन से 9 रिपोर्टर हैं, कौन से 9 संवाददाता हैं जो आपको बताएंगे हर अपडेट। बड़ी खबर का भी रुख करेंगे। उससे पहले हम आपको जो हमारे संवाददाता हैं उनके बारे में जानकारी देंगे कि कौन कौन से संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, किस किस खबर पर वो हमें जानकारी देंगे। और आपको बता दें, पहली बड़ी खबर, आज G20 को लेकर दूसरी अहम बैठक होनी है। पीएम मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे और बैठक में ममता बनर्जी भी शामिल होंगी। बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसमें शामिल होंगी, वर्चुअली शामिल होंगी ममता बनर्जी। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 9 दिसंबर को भारत की G20 अध्यक्षता को लेकर बुलाई गई दूसरी बैठक में भाग लेंगी। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ममता बनर्जी कालीघाट स्थित अपने आवास से वर्चुअली बैठक में शामिल होंगी। हमारे साथ सहयोगी राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, G20 को लेकर देखिए ये दूसरी अहम बैठक है और इसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आज G20 को लेकर के दूसरी बैठक है। शाम 5 बजे यह बैठक प्रस्तावित है। वर्चुअली बैठक है। सभी जो पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, जिस तरह से पहली बैठक जो सोमवार को हुई थी राष्ट्रपति भवन में, तो वहाँ पर सभी लोग मौजूद थे। लेकिन आज जो है सब लोग वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे प्रधानमंत्री से। इस बैठक में अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। देखा जाए तो 2023 नवंबर में जो है दिल्ली में बैठक है G20 को लेकर के। उसके पहले जो है 1 दिसंबर को जो मिल गया था अध्यक्षता भारत को, उसके बाद देश भर में 200 बैठकें निर्धारित की गई हैं। और उसी क्रम में पश्चिम बंगाल में भी 3 बैठकें होनी है G20 को लेकर के, तो इसको काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही आज जो ममता बनर्जी की मुलाकात होगी वर्चुअली प्रधानमंत्री से, इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। और ममता बनर्जी ने एक आरोप लगाया है केंद्र सरकार पे कि केंद्र सरकार ने जो 16 विधेयक तैयार किया है इस शीतकालीन सत्र में उन्होंने वो पेश करेंगी, केंद्र सरकार की तरफ से पेश किया जाएगा पार्लियामेंट में। तो ये जो 16 विधायक हैं ये राज्य से संबंधित हैं, और ऐसे में उन्होंने आरोप लगाया केंद्र सरकार पे कि केंद्र सरकार मनमाने ढंग से इसको पास कराना चाहती है। कल उन्होंने सांसदों के साथ अपने बैठक भी की थी, तो इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से तो ये माना जा रहा है। साथ ही अगर वर्चुअल बैठक जो हो रही है उसमें G20 की भी बात होगी, और हो सकता है कि ममता बनर्जी जो 16 विधेयक केंद्र सरकार ने तैयार किया है पेश करने को लेकर उस पर भी चर्चा करें। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है हिमाचल से, जहां पर कांग्रेस विधायक दल की आज अहम बैठक होनी है। शाम 3 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। प्रचंड बहुमत मिलने के बाद कांग्रेस का महामंथन चलेगा। शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय में यह बैठक रखी गई है और बैठक में सीएम के नाम पर मंथन होना है। मुख्यमंत्री तय करने के लिए हिमाचल प्रदेश कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक होनी है। हिमाचल प्रदेश में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद कांग्रेस राज्य में सरकार बनाने की कवायद तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस के विधायक दल की आज बैठक है। Of CM support, anything like that. It is not a question of being in the race, but it is वीरभद्र सिंह फैमिली लेगेसी। आप ये जानते कि ये चुनाव हमने वीरभद्र सिंह जी के नाम पे जीता है। उन्हीं का नाम लेकर, उन्हीं की तस्वीर लेकर, उन्हीं के काम को देखते हुए लोगों ने वोट डाला है। तो आप क्या इस मकाम पर वीरभद्र सिंह की फैमिली को नजरअंदाज कर सकते हैं? दैट इज वन प्राइम क्वेश्चन। तो when you cannot neglect him, you have to always consider कि this is the family जिन्होंने 60 साल तक प्रदेश की सेवा की है ना, इस मकाम पर हिमाचल प्रदेश को पहुंचाया। तो वीरभद्र सिंह के काम थे जो आज भी बोलते हैं, और वीरभद्र सिंह हर व्यक्ति के दिल में आज भी वो है, और लोग उनको उसी तरह से याद करते हैं। लोगों की चाह है, लोग चाहते हैं कि ये जो वीरभद्र सिंह जी ने काम किया उनकी फैमिली क्यों नहीं कर सकती? लेगेसी की बात हाँ, वो कहते हैं क्यों उनकी वाइफ क्यों नहीं कर सकती, उनका बेटा क्यों नहीं कर सकता? वी हैव हाई होप्स फ्रॉम दिस फैमिली। एक तो दे हैव प्रूव्ड देमसेल्व्स मच बेटर कंटेंडर। नो, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कंटेंडर। आई एम नॉट कंपेयरिंग माई सेल्फ विद एनीबडी। सी व्हेन यू सी कि भाई आपने
सपोजिंग मुझे कोई जिम्मेवारी दी है तो मुझे उसको उस तरीके। हमारे साथ सहयोगी जसवीर जुड़ रहे हैं। जसवीर, आज हिमाचल के लिए अहम दिन है और कहा जा सकता है कि क्योंकि आज विधायक दल की जो बैठक होगी उसमें तय होगा कि अगले 5 साल कौन मुख्यमंत्री होगा। बिल्कुल चारों, आज सुबह से ही शिमला में जितने भी विधायक है वो पहुंचने शुरू हो गए हैं, क्योंकि आज 3 बजे इन्होंने मीटिंग रखी है जिसमें सीएम का चेहरा आज डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा सीएम का चेहरा होगा अगले 5 साल के लिए। क्योंकि वीरभद्र सिंह की मृत्यु के बाद अब जो उनकी धर्म पत्नी है प्रतिभा सिंह, उसने कल बहुत मजबूत दावेदारी ठोकी है और उनका कहना है कि हिमाचल की बागडोर पिछले 60 साल से हम देख रहे हैं और हमें आता है हिमाचल को कैसे संभालना है। तो उन्होंने बहुत मजबूत दावेदारी ठोकी है। चलिए, बहुत शुक्रिया जसवीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, कल ही हमने देखा था कि प्रतिभा सिंह ने दावेदारी ठोकी थी मुख्यमंत्री पद के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। गुजरात कांग्रेस के प्रभारी रघु शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। गुजरात में हार की जिम्मेदारी लेते हुए ये इस्तीफा दिया है उन्होंने। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा भेजा है। गुजरात में कांग्रेस का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन देखने को मिला है। कांग्रेस को 17 सीटों पर जीत मिली है। 2017 में कांग्रेस ने जीती थी 77 सीटें। गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस बुरी तरह से हारी है। आजादी के बाद कांग्रेस को इतनी बड़ी शिकस्त का सामना कभी नहीं करना पड़ा। इस हार की जिम्मेदारी लेते हुए गुजरात कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा। अपने इस्तीफे में लिखा, अप्रत्याशित हार की मैं संपूर्ण नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं और गुजरात प्रभारी पद से इस्तीफा देता हूं। रघु शर्मा के इस्तीफे के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई और अब उनके रेजिग्नेशन को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता है कि रघु शर्मा का आगे का राजनीतिक फैसला क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी माहौल में है, असलियत में नजर नहीं आएगी। आप अभी परिणाम का इंतजार करो। आपको पूरी तरह से विश्वास, बिल्कुल 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 बहुमत में आएगी, ऐसा आपको लगता है? चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। हमारे साथ सहयोगी मेहुल झाला जुड़ रहे हैं। मेहुल, 77 से 17 पर सिमट गई कांग्रेस और ऐसे में जाहिर सी बात, इतने खराब प्रदर्शन के बाद ये इस्तीफा दिया गया रघु शर्मा का। बिल्कुल 50 सीटों का नुकसान हुआ है 2017 के मुकाबले। और जिस तरह से देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने एक 156 विधानसभा क्षेत्र की सीट पर कब्जा जमाया, उसके बाद रघु शर्मा जो कि चुनाव प्रभारी थे गुजरात के, मैं आपको बताऊं कि 3 मुख्य पर्यवेक्षक रखे गए थे गुजरात चुनाव को लेकर, जिसमें छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव थे, मुरली देवरा थे और जो कहा जाए अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री, ये तीनों यहाँ मौजूद थे। मैं आपको बताऊं कि लगातार अशोक गहलोत जी ने ही चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया है, बाकी टीएस सिंहदेव एक बार आए, मुरली देवरा भी एक ही बार आए। और 2021 में जब निकाय चुनाव हुए उस वक्त से कांग्रेस को अंदाजा था कि विधानसभा चुनाव में वो कितनी सीट पर कब्जा कर सकेंगे। कोई राष्ट्रीय नेता यहाँ चुनाव प्रचार के लिए नहीं आए, खड़गे जी आए, तो उन्होंने जिस तरह से बयानबाजी की उसको भुनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। देखिए, ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर कांग्रेस ने मुद्दों की राजनीति ना कर बयानों की राजनीति की, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, डिंपल यादव ने मैनपुरी में इतिहास रच दिया है। 2,80,000 से ज्यादा वोटों से जीती हैं डिंपल यादव। रामपुर में बीजेपी को जीत मिली है। बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना जीत गए हैं। रामपुर में खत्म हो गया है भारतीय जनता पार्टी का इंतजार। डिंपल यादव ने मैनपुरी में इतिहास रचा है। मैनपुरी लोकसभा, रामपुर और खतौली विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना संपन्न हो चुकी है। कल ही मैनपुरी और खतौली में सपा, तो वहीं रामपुर में बीजेपी को जीत मिली। खतौली में गठबंधन की जीत हुई, हैट्रिक नहीं बना पाई भाजपा। मुजफ्फरनगर में खतौली विधानसभा के उपचुनाव में सपा, रालोद और आसपा गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया की जीत हुई है।
एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के कुढ़नी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। बीजेपी प्रत्याशी केदार प्रसाद को जीत मिली है। जीत के बाद बीजेपी का बयान सामने आया कि जीत ने साबित किया है कि बीजेपी पर लोगों को विश्वास है। सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद भी अदा किया है। बीजेपी प्रत्याशी केदार की जीत हुई है। देखिए, कल जो उपचुनाव हुए थे उसमें बिहार की अगर हम बात कर लें तो कुढ़नी सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत हुई है और ये जीत उन्होंने कहा है कि ये दरअसल इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी पर लोगों को विश्वास है। सहयोगी संजीव राय हमारे साथ जुड़े हैं पटना से। संजीव, कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये सीट गई है और ये संदेश भी बीजेपी ने दिया है कि लोगों में अभी भी बीजेपी को लेकर विश्वास है। बिल्कुल 3649 वोट जो है केदार सीट जो है हॉट सीट बना हुआ था, क्योंकि ये माना जा रहा था कि 7 पार्टियां एक साथ उसके साथ कल एक साथ और उसके बाद भाजपा और जो सही पार्टी है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और रामविलास गुट की जो पार्टी है लोजपा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर एक जो जीत हुई है उससे कई सारे समीकरण सामने आ चुके हैं। क्योंकि देखिए, जिस तरह से मुकेश सहनी लगातार ये कह रहे थे कि वो इस सीट पर जीतेंगे, वहां उनको झटका लगा है और राष्ट्रीय जनता दल को भी एक बड़ा झटका लगा है। क्योंकि देखिए, ओवैसी की जो पार्टी है उसने भी अच्छा खासा भोग काटा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस कुढ़नी सीट के बाद कहीं न कहीं जेडीयू के लिए मंथन का दौर है, क्योंकि जेडीयू को लग रहा था कि एक बड़ी जीत होगी और देखिए कई सारे फैक्टर यहाँ पर काम किए हैं, वो स्थानीय फैक्टर हो, तमाम अन्य मुद्दों हो। और उसके बाद इस जीत के बाद देखिए प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट किया है कि ये जीत के बाद कहीं न कहीं बिहार के समीकरण बदलेंगे। यानी कि देखिए, संकेत साफ है कि 2024 और 25 का जो मिशन है उसमें सबसे पहले 2024 का जो लोकसभा का मिशन है उसके लिए एक संकेत है। और ऐसे में अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि बीजेपी अब अकेले दम पर ये पूरी तरह से बिहार में अपना एक पिछले कुछ समय से जो चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी का जो वोट शेयर बढ़ा है, उसने ये संकेत दे दिए हैं कि बीजेपी अकेले भी वहां पर मजबूती से स्टैंड कर सकती है। बहुत शुक्रिया संजीव इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। आज आफताब की पेशी होनी है दिल्ली के साकेत कोर्ट में। आफताब को पेश किया जाएगा। कड़ी निगरानी में पुलिस आफताब को लेकर कोर्ट पहुंचेगी। आफताब पर श्रद्धा के 35 टुकड़े करने का आरोप है। तो कड़ी निगरानी में पुलिस आफताब को लेकर कोर्ट पहुंचेगी। आफताब पर श्रद्धा के 35 टुकड़े करने का आरोप है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ आज कानपुर दौरे पर हैं। सुबह 11 बजे लखनऊ से कानपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में पहुंचेंगे। यहां पर मुख्यमंत्री योगी और विकास परियोजनाओं की प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। प्रबुद्ध जन सम्मेलन परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे लखनऊ से कानपुर जाएंगे। यहां विकास परियोजनाओं की जो प्रदर्शनी है उसका अवलोकन करेंगे। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल होंगे। कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुबह 11 बजे का वक्त है। लखनऊ से कानपुर जाएंगे सीएम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर दौरे पर। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के लोकार्पण में भी जाएंगे। प्रबुद्ध जन सम्मेलन परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे
सीएम योगी। आज कानपुर दौरे पर है मुख्यमंत्री और सुबह 11 बजे लखनऊ से कानपुर जाएंगे। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में भी पहुंचेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये अहम दौरा, लखनऊ से कानपुर जाएंगे सीएम योगी। कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला यहां पर रखी जाएगी। तमाम मायने इसके। सहयोगी राहुल भदौरिया जुड़ गए हैं कानपुर से हमारे साथ। राहुल, आज कानपुर दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ, क्या क्या कार्यक्रम? जी बिल्कुल चारुल, आपको बता दूं कि आज उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो है उनका कानपुर का दौरा है, जिसमें वो कई परियोजनाओं को, करीब 387 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। कई चीजें हैं जिसमें वो जिनका कई बातें हैं जिनका वो लोकार्पण, कई परियोजनाएं हैं जिनका वो लोकार्पण करेंगे, जिसमें से कानपुर के पालिका स्टेडियम में बने स्पोर्ट्स क्लब और कारगिल पार्क में बने वोटिंग क्लब का जो है वो शिलान्यास भी करने वाले हैं और कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण भी करने वाले हैं। साथ ही साथ वो एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। कानपुर के विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म विश्वविद्यालय में इनका ये पूरा प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें कई प्रबुद्ध जनों को ये जो है संबोधित करेंगे और जो परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास भी करेंगे। और साथ ही साथ जो कानपुर में नगर निगम के चुनाव हैं उनको जो है उनको लेकर भी जो इनके नेतागण हैं, जो इनके संगठन के पदाधिकारी हैं, उनके साथ समीक्षा भी करने का काम कई मायनों में अहम है कानपुर दौरा। आज बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से, जहां पर जोधपुर के शेरगढ़ में बड़ा हादसा हुआ है। शादी समारोह में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया है। आग लगने से अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है, 60 लोग घायल बताए गए हैं। करीब 5 सिलेंडर एक साथ ब्लास्ट होने की सूचना आई। शेरगढ़ के भूंगरा गांव की यह घटना बताई जा रही है। तो देखिए कितनी भयानक रही होगी उस दौरान स्थिति। एक साथ 5 सिलेंडर ब्लास्ट, 4 लोगों की दर्दनाक मौत, खुशियां अचानक मातम में बदल गई। दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, देखिए कैसे ही चंद पलों में जो खुशियां थी वो अचानक मातम में तब्दील हो गई। देखिए बिल्कुल बहुत ज्यादा दुखद ये हादसा है। जगत सिंह के घर पर यहाँ पर शादी चल रही थी, बारात आई थी, दूल्हा आया था, लेकिन इसे क्या पता था कि यहाँ पर ऐसा हादसा हो जाएगा। अचानक एक के बाद एक जो सिलेंडर है, 5 सिलेंडर बताया जा रहा है कि वो ब्लास्ट होते हैं और चारों तरफ जो है आग ही आग लग जाती है। इस पूरे मामले में अब तक दुखद 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल है। इसके अलावा 60 लोग जो है अभी भी जो है घायल है। उसमें से बताया जा रहा है कि 10 से 15 गंभीर घायल है, जो कि डॉक्टरों की विशेष निगरानी में है, उनका इलाज जारी है। हादसे की वजह से बताया जा रहा है कि वो लापरवाही यहाँ पर सामने आ रहा है कि सिलेंडर में एक सिलेंडर में लीकेज था, उसकी वजह से हादसा हुआ। हालांकि ये भी जांच का विषय, प्राथमिक तौर पर यही पता चल रहा है कि लीकेज एक वजह बताई जा रही है, लेकिन फिर भी एक जांच का विषय। तमाम पहलुओं पर जांच होनी जरूरी है क्योंकि इस तरह के हादसे इंसान को झकझोर देते हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए दीपक। तो 9 बजे 9 रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।